चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं हमारा स्टूडियो और उसके बाद जो हमारी पूरी की पूरी टीम रेडी है हर जगह। हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे रेडी हैं और ये सारे के सारे आपको दिखाते हैं एक स्क्रीन पर। ये हमारा स्टूडियो और आज हमारे साथ बजट एडिटर्स के रूप में राहुल अरोरा जी हैं और गुरमीत चड्ढा जी हैं। प्रकाश दीवान जी नहीं जुड़ पाए, कुछ उनको थोड़ा सा एक मिनी एक्सीडेंट टाइप का हो गया, तो उनको ऑल द बेस्ट, ताकि शार्प उनको रिकवरी हो। लेकिन वो उनका कल मैसेज आया कि वो जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और एक बार अगर ये स्क्रीन भी दिखा दें जो हमारी लेफ़्ट पर है, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन हमारी टीम ने आज की है एक बजट के लिए। जो पूरा का पूरा हमारा एक पूरा फुट सोल्जर जैसे मैं कह रहा था, सब के सब रेडी है। देखिए हमारी टेक पंचायत, ये टेक्निकल टीम हमारी स्टूडियो में बैठी है, हमारे लिए तैयार है। और उसके अलावा आपको ये हम दो स्टूडियो से कर रहे हैं स्क्रीन जिसमें सब कुछ एनिमेट करके आपने दिखाया डायरेक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से। उसको दिखा नहीं पाएंगे क्या हम लोग? क्या नहीं, उसको दिखा देते हैं। चलिए काम करते हैं, उसको थोड़ा सा ये जिप को चेंज करेंगे अगर, तो उससे वो दिखाई देगा। देखिए ये अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये एक हमारा जो पूरा एक सेटअप है और काफ़ी मेहनत की है इस पर हमने, तो इसके लिए थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा दिखाना चाहिए ये, मतलब इतना इतना मेहनत किया है इसके ऊपर। तो एक ये स्क्रीन एक बार दिख जाएगा तो आपको दिखाई देगा ये कि क्या किस लेवल की प्रिपरेशन हमने की है। ठीक है, ये आएगा आएगा। अच्छा एक और चीज़ आशीष, वैसे शो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले राहुल को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। बर्थडे वाले दिन राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप मंडे को बनाए, ये वेडनेसडे को बना रहे हैं? हमारा बर्थडे साथ, हम दोनों साथ में ही मनाते हैं। रिलेटेड है क्या? नहीं आज है मतलब? यार, आप हर बार जो आज बर्थडे है, देखो हमारी हाँ कमिटमेंट देखिए बर्थडे वाले दिन, और हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। बजट के दिन लंच तो ऑफिस कराता है, डिनर की सेटिंग हो गई। तो चलिए ये सब बातचीत होती रहेगी। हाँ नहीं, पहले राहुल और गुरमीत क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, इनसे एक एक कमेंट ले लेते हैं। हाँ। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि आगे किस तरीके से मार्केट चलेगा। राहुल, क्योंकि आपका बर्थडे है तो पहला वर्ड आपके लिए, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी मेन? Thank you very much for your wishes, Anuj. I think no news, positive news होगी बजट से। I think काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि किस तरह का हो सकता है। कोई अगर टैक्स में ऊपर नीचे नहीं हुआ और जनरली प्रो रूरल हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, आई थिंक जस्ट जनरली जो चर्चा हो रही है अगर उस तरह से निकल गया तो आई थिंक वी शुड बी ओके। आई थिंक अर्निंग्स कुछ ठीक ठाक से आ ही रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इतनी कोई उछाल या गिरावट की ज़्यादा संभावना है। पर वो जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं LTCG, अगर उनसे दूर रहें तो आई थिंक लाइक आई सेड नो न्यूज़ विल बी गुड न्यूज़। आई थिंक ऑल सेड एंड डन। नो न्यूज गुड न्यूज है। हमने बहुत बढ़िया इतने सालों में करके दिखाया है, बस उसी मोमेंटम को बस बिना छेड़े छाड़े कंटिन्यू करें। बिल्कुल। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नर्वस, एक्साइटेड या की फर्क पैदा? देखिए लॉन्ग टर्म की फ़र्क पैदा है, बट आज एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल मुझे लगता है जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन का बार रेस किया, बोल के कि ये भारतीय सेंटिमेंट को के अलावा ग्लोब भी हमारी तरफ देख रहा है और बजट उसको एड्रेस करेगा, क्योंकि इंडिया भी एक फोकल पॉइंट है ग्लोबल ग्रोथ का। आपने देखिए जो आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ के, IMF के भी, उसमें इंडिया चाइना मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रोथ का। तो मुझे लगता है बोल्ड और पॉजिटिव होने वाला है। और पर मैं उनसे एग्री करता हूँ, कोई टैक्सेशन पे अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो अपने आप में मेरे हाथ से अच्छी न्यूज़ होगी। बट मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ बजट को लेके। बोल्ड बजट होने वाला है मेरे हिसाब से। अच्छा, आप तो पंजाबी नहीं हो ना वैसे? नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे दोनों गेस्ट पंजाबी हैं। अच्छा, पंजाबियों के पास एक कहते हैं ना, एक बहुत एक की होती है हैप्पीनेस की, उस की का नाम क्या आपको पता है? सानो की। नहीं, लेकिन आज फर्क पड़ता है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, फर्क पड़ेगा। चलिए हम दोनों, आप दोनों से बात करते रहेंगे लगातार। तो हमारे साथ हैं दोनों, बातचीत होती रहेगी, रह रहे कि इनके पास जाएंगे, समझेंगे कहाँ कहाँ रखना है नजर, क्या क्या करना है। लेकिन देखिए बजट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं, ग्लोब के लिए इंपॉर्टेंट है शायद, इसीलिए फेड मीट का आउटकम बजट देखने के बाद आज शाम को आएगा। तो आज का दिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह 11 बजे निर्मला मैम अपनी स्पीच रखेंगी, प्रेजेंट करेंगी वो यूनियन बजट को, और रात 11:30 बजे वो दोनों की फेड मीट का आउटकम हमारे सामने आएगा, जिसपे दुनिया भर की नजरें हैं। खैर उस फेड मीट में क्या पॉसिबिलिटीज, क्या लाइक्लीहुड बन रहे हैं, क्यों यूएस में उछाला है, उस पर आगे आता हूं। लेकिन आज बजट को जरा पहले इंपॉर्टेंस दी जाए। सबसे पहले तो हो बजट में क्या नहीं सुनना है और क्या सुनना चाहते हैं, ऐसे रखें। ऐसे रखते हैं। और जो नहीं सुनना है वो तो राहुल ने पहले बता दिया। वो मेरे ख्याल से मार्केट में देखिए, ये जो इस
एक बार पहले भी हुआ था 4-5 साल पहले, एक मार्केट में थोड़ी सी हवा क्रिएट हो गई थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ रहा है, री इंट्रोड्यूस हो रहा है। उस साल नहीं आया था, लेकिन मार्केट बहुत भागा था, अगले साल आ गया था। तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट का सबसे बड़ा डर है वो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है। एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन जो मैंने सरकार को जितना समझा है ना आशीष पिछले कई सालों में, वो भले इस साल ना हो, लेकिन अगर इफ़ दे कम बैक इवेंचुअली ये होना है। अब स्टॉक मार्केट को अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि कहीं ना कहीं जाके टैक्सेस स्टॉक मार्केट में बढ़ेंगे। इस साल ना बढ़े, भले ही इस साल सिर्फ हवा है और शायद कुछ चेंज ना हो, अगले साल शायद हो जाए, उसके अगले साल हो जाए, ये होगा इवेंचुअली। जो मार्केट की चिंता है वो LTCG को लेकर है सबसे ज़्यादा। LTCG में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। होल्डिंग पीरियड भले 1 साल का 2 साल या 2 साल का 3 साल आप कर दीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी कॉस्ट दे रहे हैं। जब LTCG हटाया गया था तो उसके लियो में STT इंट्रोड्यूस हुआ था, तो क्योंकि आप शुरू में सारा टैक्स पे कर दे रहे हैं, तो आप लॉस मेकिंग स्टॉक मार्केट एक इकलौता एक सॉर्ट ऑफ मार्केट है जहाँ पर आपको लॉस मेकिंग पे भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप STT तो पहले दे रहे हैं, और वो अगर आप जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तब तक कहीं ऑफसेट भी नहीं होगा। तो इसके लिए ये मुझे लग रहा है कि एक सबसे बड़ा डर है, और अगर ये हुआ तो FIs की बड़ी सेलिंग हुई। इनफैक्ट जो पिछले 3-4 दिन में लगातार FIs की बड़ी सेलिंग हुई है, ऑब्वियसली थोड़ा तो जो अदानी फैक्टर की वजह से सेंटीमेंट बिगड़ा उसका भी इम्पैक्ट था, लेकिन थोड़ा ये डर भी था। क्या चाहिए मार्केट को, उसमें वही बेसिक जो आपने 10 लोगों से भी सुना होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़े, थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का टारगेट रीजनेबल रखिए, आउटलैंडिश टारगेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आउटलैंडिश टारगेट मीट नहीं होगा आपका। और उसके अलावा थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाइए मिडिल क्लास के हाथ में। जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें शायद टैक्स रेट थोड़ा कम हो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे लोगों को, और पॉपुलिज्म पर फोकस मत करिए, थोड़ा टफ है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, और डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, इन सब पर तो फोकस रहने वाला है। ठीक है, ये हो गई बड़ी बातें। क्या नहीं देखना है, वो 4 अल्फाबेट जो राहुल ने मेंशन कर रहे थे, वो अगर मेंशन ही ना हो तो अच्छा। ये ज़्यादा करना है तो जो अमेंडमेंट्स के चलते प्रोसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए तो उसे ईज कर दीजिए बस, और बाकी कुछ टिंकरिंग ना करें इस बार, तो सब बढ़िया है बाजार के लिए। बाजार की पोजीशनिंग की हम काफी दिन से चर्चा कर रहे थे, कितने एग्रेसिव शॉर्ट्स बाजार में सिस्टम में क्रिएट हो गए। रीजन कुछ भी हो, इस बजट की नर्वसनेस हो या किसी ग्रुप का वो बड़ा FPO आना हो, पर एग्रेसिव शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएटेड है। आज ग्लोबल संकेत ठीक ठाक, वो खैर वो तो 11 बजे के बाद वो कहानी खत्म है। 11 बजे के बाद निर्मला मैम पे फोकस होने वाला है। कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट्स को, क्या की लेवल्स होंगे, या बाजार का सेटअप संकेत लगते कैसे हैं? देखिए, बाजार को 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, 11 बजे तक का और 11 बजे के बाद का। जो भी ट्रेड ले रहे हैं 11 बजे आप अनवाइंड कर दीजिए, उसके बाद स्पीच सुनिए पूरी, और उसके बाद फ्रेश कॉल लीजिए। मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट नॉर्मली जब इस तरीके की पोजीशनिंग में जाता है, पोस्ट बजट रैली करता है। हम 2.5% गिरे हैं निफ्टी में हेडिंग इनटू द बजट, और नॉर्मली अगर इतना गिरते हैं तो उसके बाद अगले 7 दिन में मार्केट 3% चलता है। और वीकली चाल मार्केट की जो होती है, अगर 0.5% मार्केट गिरता है एवरेज, और 1.5% बजट के बाद मार्केट चलता है। 2020 में एक एग्जांपल देता हूं, जब आउटलायर्स होते हैं, 3.8% गिरा था मार्केट बजट में जाते हुए, और उसके बाद 3.2% चला था बजट के बाद। और 2016 और 18 दो बड़े आउटलायर्स थे। 2016 में निफ्टी भागा था 7% बजट के बाद, जब काफ़ी बेरिश पोजीशनिंग थी। 2018 एक इकलौता बजट है जिसमें पोजीशनिंग भी बेरिश थी, और उसके बाद भी मार्केट गिरा था 5%। बस वो वाला मामला ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है आशीष। तो ठीक है, देखते हैं अब किस तरह से निर्मला मैम सपोर्ट करती हैं ग्रोथ को। कोई चिंताजनक बात ना निकल के आए तो बाजार पोजीशन ऐसा है कि होपफुली एक बढ़िया मोमेंटम बन सकता है। वो शॉर्ट शायद कटते हुए नजर आए, पर देखते हैं दिन कैसा पैन आउट होता है। अच्छा, अब वो जरा सा बड़ी स्क्रीन और आवाज का पूरा लाइनअप जो है, एक बार वो मेंशन कर देता हूं, फिर बाकी बारीकियों पे उतरेंगे। बजट पे बात करने के लिए आपने हमारे बजट एडिटर्स से तो ऑलरेडी रूबरू करा दिया अनुज ने, उनसे बातचीत की शुरुआत भी होगी। राहुल और गुरमीत हैं, साथ साथ इनके अलावा रजत राजगढ़िया, नवनीत मुनौर, रामदेव अग्रवाल, मधु केला भी आज हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, बजट में कैसे बनेगा पैसा, इसकी तैयारी भी हमने आवाज पे कर रखी है। CNBC आवाज ने आपके लिए लगाई है टेक पंचायत। क्या खास है इस पंचायत में? एक काम करते हैं, सीधे हर्षदा के पास चलते हैं। हर्षदा। शुक्रिया आशीष। हर रोज हम स्टूडियो में बहुत कम लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन आज साक्षात हमारे साथ स्टूडियोज में टेक पंचायत बैठेगी और डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या ट्रेड लेना है मार्केट में, बजट सुनते सुनते और बजट से पहले, बजट के बाद भी। तो इस समय मेरे साथ
प्रकाश गाबासा, सचिदरन उत्तेकर, मानस जायसवाल और राहुल शर्मा हैं, लेकिन आगे राजेश सातपुते, आशीष बहेती, अमित सेठ, ये सब जुड़ने वाले हैं। उन सब से डिटेल में बातचीत होगी। कविता जैन भी इंदौर से मुंबई आई हुई हैं, तो सबसे डिटेल में तसल्ली से ट्रेड समझेंगे और ऑफ कोर्स आपके लिए वो ट्रेड्स फटाफट स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये रहा बढ़िया सा टेक पंचायत का लाइनअप आपके लिए। अच्छा, यही नहीं, और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे पास मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए। 360 डिग्री कवरेज के लिए हमारे रिपोर्टर्स, रिसर्चर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में विजय चौक से जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय, नॉर्थ ब्लॉक से हमारे साथ होंगे असीम मनचंदा, निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से आलोक प्रियदर्शी जुड़े हैं, एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी के घर से हमारे साथ दीपाली नंदा, और एमओएस फाइनेंस डॉक्टर भागवत किशन राव कराड के घर से हमारे साथ जुड़ेंगे रोहन सिंह। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बार जरा अनुज जो मेंशन कर रहे थे ना, बड़ी सी वो सबका डिस्प्ले प्लीज लेकर आइएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे साथ सीएनबीसी आवाज की ग्रैंड बजट ज्यूरी भी होगी। 10:30 बजे से हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब, मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जिया, इनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह, मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव और टैक्स गुरु शरद कोहली साहब। ये लाइनअप है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, आप आगे बढ़ो। आप पानी पीजिए और हम कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को। अच्छा, आप राहुल थोड़ी देर में हमारे सहयोगी चैनल पर भी जाने वाले हैं। एक बार राहुल, एक तो आपने बात कर दी एलटीसीजी की कि वो बस एक कीवर्ड है, लेकिन उसके अलावा मार्केट में मतलब बजट में और भी चीज़ें होती हैं एलटीसीजी के अलावा। आपका मतलब हाउस व्यू क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए अनुज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस साल होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, क्योंकि अगर आप अप्रैल टू नवंबर का जो डेटा देखेंगे तो एक्चुअली गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ डाउन एंड डाउन क्वाइट सब्सटेंशियली, एंड स्टेट्स आर इवन वर्स देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई थिंक जो आपकी कैपेक्स हुई है इस साल अप्रैल टू नवंबर, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आप देख सकते हैं, इट्स प्रिडोमिनेटली बीन प्राइवेट सेक्टर। जैसे आपने चर्चा की कि ये प्री इलेक्शन ईयर है, क्योंकि अगर आप मैं आपको उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के पे ले जाता हूँ, उस समय जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, अगर इफ़ दैट्स अ बैरोमीटर, तो ये साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी धुआंधार होंगे रोड, स्पोर्ट्स वगैरह जो अनाउंस। इसके बहुत सारे बेनिफिशरीज होते हैं अनुज। पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर बेनिफिशरी, फिर सीमेंट वगैरह इज़ अ सेकंड ऑर्डर बेनिफिशरी, फिर आपका कंजम्पशन भी थर्ड ऑर्डर बेनिफिशरी आता है। एक तो आप प्रोजेक्ट अलॉट करते हैं, दूसरा वो प्रोजेक्ट बनाने में क्या चीज़ लगती है, और तीसरा जो वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी आमदनी से आपको क्या फ़ायदा होता है। तो एक बहुत बड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। दूसरा अनुज, आई थिंक ये जो ट्विन डेफिसिट की हम बात करते हैं, क्योंकि हम जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स भी देखते हैं एफआईएस की तरफ से। आपने सेलिंग की चर्चा की, तो आई थिंक ज़्यादा अगर फिजिकल डेफिसिट हम लोग 6.2% से लेके चल रहे हैं, तो अगर जैसे आपने कहा होपफुली कुछ ज़्यादा पॉपुलस ना आए, लेकिन अगर आ गया तो आई थिंक दैट कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ डैम्पनर। पर अगर 6.2 के बीच में अगर उन्होंने फिजिकल डेफिसिट कर दिया तो आई थिंक आई बी ओके। आई थिंक दोज आर द ब्रॉड टू नंबर्स, बिकॉज इनके चलते आई थिंक द यील्ड विल प्रॉब्ली बी एट अबाउट 7.3%। ज़्यादा वहाँ पे हम उछाल चाहते नहीं हैं, क्योंकि जैसे आशीष जी चर्चा कर रहे थे, आज फेड की डिसीजन है और अगले हफ्ते आरबीआई की है। तो आई थिंक इफ देयर इज़ वन थिंग दैट कैन टेक द निफ्टी बैक टू 18,000 और उसके आगे भी, ये दो एंटिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि बजट में शायद इतना दम नहीं होगा उधर तक लेके जाने के लिए, लेकिन बजट कैन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट अर्निंग स्टैंड पॉइंट। क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि आज प्रोजेक्ट अनाउंस हो गए, कल एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो आप नेक्स्ट 1, 2, 3 ईयर्स के अजम्पशंस में आप इनको इंक्लूड कर देंगे। तो आई थिंक ब्रॉडली फ्रॉम अ ट्विन डेफिसिट स्टैंड पॉइंट अगर कंट्रोल में है तो आपका रुपी ठीक हो जाएगा। फिस्क को 6.2 के दायरे में रखें, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की मैंने बात की, अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कमिंग बैक टू मैच प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग, आई थिंक ऑल इन ऑल इट विल बी अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट। एक ग्रुप के एफपीओ का इशू तो अभी हाल फिलहाल में 3 दिन 4 दिन, बाजार उससे पहले से पिटा चला जा रहा है। इतनी नर्वसनेस बाजार में, इस तरह के दबाव के कोई पीछे रीजन सिर्फ यही कि बजट में एलटीसीजी का अनाउंसमेंट आएगा, जिसमें ना एफएम साहिबा ने कहा ना किसी सेक्रेटरी के मुंह से मैसेज सुना। तो ये नर्वसनेस इस तरह की बाजार में क्यों क्रीप इन हो रही है? आपका आकलन क्या है? नहीं, देखिए आशीष जी, जो कि हम बात करते हैं कि एसआईपी के जो फ्लोज हैं वो 12-13 हज़ार करोड़ के जो मंथली बेसिस पे आते हैं, अगर लेकिन अगर आप होलसेल में देखें या लमसम इन्वेस्टमेंट्स देखें एसआईपी के, तो पिछले 4 महीने में काफ़ी रिडेम्पशंस भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशंस नहीं आ रहे, नेट पॉजिटिव हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
जिस ग्रुप की आपने चर्चा की, विदाउट गेटिंग स्पेसिफिकली इनटू दैट, 5000 लिस्टेड इक्विटीज हैं इंडिया में, तो आई थिंक द मार्केट इज मच बिगर देन वन कंपनी और वन एंटिटी। लेकिन मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट्स का, यूएस में भी और इंडिया में भी, इसका एक फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट आएगा आपके जीडीपी ग्रोथ पे। यू नो, येस्टरडे आप के सीए गेव अ वेरी टंग इन चीक रिप्लाई कि जो इवेंचुअल जीडीपी ग्रोथ आती है वो इकोनॉमिक सर्वे को हमेशा मिस कर जाती है। तो आई थिंक जो आपका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट होगा वो जीडीपी ग्रोथ पे और दूसरा कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। मुझे अभी भी लगता है आशीष जी कि जो नेक्स्ट ईयर के अर्निंग्स प्रोजेक्शंस हैं थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि अभी विंटर काफ़ी सिवियर पिकअप हो रहा है। आप देखिए यूरोप, यूएस वगैरह में फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, स्नो की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो अगर कमोडिटी प्राइसेस उतने नहीं गिरे जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टॉप लाइन उतनी नहीं बढ़ी, तो अगर आपका टॉप लाइन नीचे आ रहा है और मार्जिन प्रेशर ऊपर है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक द बिगर इशू एट प्ले इज अबाउट कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड जीडीपी ग्रोथ, रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। लेकिन मैंने फिर से कहता हूं कि अगर यहाँ पे हमें लगता है कि फेड थोड़ा हॉकिश हो जाए और अगले हफ्ते थोड़ा हॉकिश हो जाए, थोड़ा डविश हो जाए, आई एम सॉरी, एज अपोज टू बीइंग हॉकिश, एंड नेक्स्ट वीक आरबीआई आल्सो बिकम्स अ लिटिल डविश, तो देन इट कैन प्रॉब्ली हेड टू अबाउट 18,000 इज माय सेंस। सो आई डोंट थिंक इट हैज फॉलन ऑन वन एंटिटी और वन ग्रुप। आई थिंक इट्स मोर अ लार्जर इशू ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड अर्निंग्स इम्पैक्ट। और दूसरा आशीष जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके एफडी रेट्स ऑलरेडी 7.5% आ गए हैं, स्मॉल सेविंग्स रेट्स आर हिटिंग 7%, 10 ईयर जीसेक इज ऑलमोस्ट एट 7.3। तो एक साल पहले आपको इक्विटीज़ के विरुद्ध कोई एसेट क्लास था नहीं, अब वो थोड़े थोड़े पॉकेट्स में आ रहे हैं। तो जो लोग 55-60 के आसपास हैं, उनसे ऊपर हैं, वो सोचेंगे। शायद हमारे एज ग्रुप के लोग नहीं सोचेंगे, वील स्टिल बी 50-60%, मे बी इवन 65% एलोकेटेड टू इक्विटी, बट एक जेन्युइन एसेट क्लास इमर्ज हो रहा है। बिल्कुल। चलिए राहुल से अब हम बात करेंगे बजट के बाद, और राहुल रहेंगे हमारे साथ पूरा बजट संभालने के लिए। अब नीरज जी को जोड़ें, सॉरी सामने देखो आप, अच्छा आ गई आपकी ऊपर। अच्छा, वो जो ये देखिए, ये हमारा पूरा जो बहुत मेहनत लगी है इसमें, और काफ़ी हमने प्रिपरेशन की, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इसमें हम बहुत मेहनत से काम करते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा सब लाइव बैठे हुए आपको सब आपकी लाइव स्क्रीन्स पे नजर आ सब लाइव हैं, और सुबह से सब जुड़े हुए हैं, और खासतौर से जो दिल्ली की टीम है वो तो इतनी ठंड में जुड़ी हुई है, उन सब के लिए, उन सबको शुक्रिया। अच्छा, अब बजट की बातें करें इससे पहले गुरमीत जी, आपसे भी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बाजार में जो पोजिशनिंग अभी हुई है, ये डर बजट का था या ये अदानी फैक्टर था? मतलब सिंपल और नो होल्ड्स बार्ड, आप बताइए। दोनों था अनुज। अगर आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेटा है, पिछले 5 जनवरी से रिटर्न नेगेटिव है 5 साल से बजट के। हालांकि बजट 1 फरवरी पिछले, अगर आप पिछले 5 साल देखिए, जनवरी का रिटर्न नेगेटिव रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 20 साल में देखिए, सिर्फ 3 साल निफ्टी नेगेटिव रहा है। तो थोड़ा सा बजट पोजीशनिंग है, थोड़ा सा मुझे लगा मार्केट को ये भी डर लगा कि कोई सिस्टमिक रिस्क तो नहीं आ सकती, क्योंकि क्या होता है, एक इशू एक ग्रुप का नहीं होता है, ग्रुप बड़ा है, 20,000 करोड़ का एफपीओ है। आप देखिए, बैंक निफ्टी 3,000-4,000 पॉइंट गिरा 2-3 दिन में, और बैंक के नतीजे बहुत अच्छे थे, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। वो मुझे लगता है कल एफपीओ के सेल होने से, जैसे भी सेल हुआ वो सिस्टमिक रिस्क थोड़ा सा मुझे लगता है सिस्टम में था, वो मुझे हिसाब से घटना चाहिए। और एफआईआई का नंबर, ये सेल फिगर काफ़ी ज़्यादा है, इतना क्यों बेच रहे हैं इतना? 2 साल से ही बेच रहे हैं आशीष जी। तो $50 बिलियन की सेलिंग मैंने तो नहीं देखी है अपने। और उसके बावजूद आप निफ्टी 500 देखिए, लोग बोलते हैं निफ्टी सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, निफ्टी 500 में भी आप देखिए, सिर्फ 80 स्टॉक्स जो हैं वो 10 से 20% डाउन है। तो और अभी भी 300 स्टॉक्स जो हैं वो रेड में, 200-150 के आसपास ग्रीन में। बिल्कुल ना, जो गुरमीत जी और राहुल जी ने दोनों एक बात कही, 2023 में ऑलरेडी 41,000 करोड़ बेच चुके हैं एफआई से। पिछले साल 2.73 लाख करोड़ बेचा था टोटल, और पूरा का पूरा मैच हुआ था डीआईएस से। इस बार डीआईएस ने 33,000 करोड़ बाय किए हैं। वो जो एक लमसम वाला पैसा था ना, वो लग रहा है कि थोड़ा इक्विटीज को चेज नहीं कर रहा। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग बजट नंबर्स जान लेते हैं नीरज जी से, और उसके बाद थोड़ी मार्केट की पोजीशनिंग की भी बात करेंगे, और उसके बाद अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाएंगे। लेकिन नीरज जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या बड़े नंबर्स हम वॉच आउट करें बजट में? मोटे मोटे तौर पे 4 नंबर ध्यान में रखने चाहिए। जो बजट का टोटल साइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 42-43 लाख करोड़ के आसपास का होना चाहिए। पिछले साल से 2 लाख करोड़ करीब ज़्यादा होगा, चूँकि एस्टिमेट से इस साल का बजट बढ़ चुका है, 41 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो 43 लाख करोड़ का अगर बजट पेश करते हैं तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। इसमें से जो टैक्स बॉयंसी हमने इस साल काफ़ी देखी कि टिल डेट 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इस साल 26-26.5 या 27 लाख करोड़ के बजट में टैक्स प्रोडक्शंस रखते हैं वित्त मंत्री जी, तो ये भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। इससे अगर कम होता है तो दिक्कत है। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये पीक हो रहा है, क्योंकि वो देने वाले सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही हैं, तो उससे ज़्यादा टैक्स बॉयंसी अब उनको लगता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे कम होगा जीएसटी नीचे आएगा।
तो ये एक नंबर ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर जो है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो जैसे राहुल कह रहे थे 6.2 अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा का प्रोडक्शन होना नहीं चाहिए, उससे नीचे आना चाहिए। तो 5.7 बहुत कंजर्वेटिव लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की खर्चे हैं सरकार को उसको देखते हुए लगता नहीं कि 6 से नीचे के ये दे पाएंगे। तो 6.2 मैक्सिमम अगर वहाँ तक नंबर आता है तो ठीक है। चौथा नंबर आता है कि सरकार कैपेक्स कितना करेगी। पिछले साल 7,40,000 करोड़ था, इस साल 8.5 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ अपर लिमिट है जिसमें लोग मान के चल रहे हैं। अगर इतना कैपेक्स सरकार करती है तो मार्केट डिस्काउंट कर जाए, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे देश का सबसे बड़ा बोरोवर गवर्नमेंट है, तो वो कितना कैपेक्स कर पाएंगे, चूंकि पिछले साल ही पूरा नहीं कर पाए वो। तो सरकार हो सकता है कि कम करे और जो फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी से पैसा बच रहा है उसको घुमा के इसमें लगा दे और आपको एक ऑप्टिक्स दे कि हमने कैपेक्स बढ़ा दिया है, तो एक्चुअल में वो बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं। तो इसलिए इन 4 नंबर्स के आसपास अगर बजट आता है तो ठीक है, लेकिन हाई राइज जो हो रहा है इंटरेस्ट रेट में, अगर ये सस्टेन करता है तो सारा मैथ बिगड़ेगा, क्योंकि कैड आपका बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। 4-4.5% ऑफ द जीडीपी है जो कि दिक्कत है, और डेट टू जीडीपी भी आपका 90% के आसपास हो चुका है। ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स रखिएगा रडार पे। इस बार 6.4 का फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, FY24 के लिए 5.7, 5.8, 5.9 के आसपास ज्यादातर ब्रोकरेजेस पैक कर रही हैं, और शायद वो फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन के पथ पे हम ऐसे ही आगे बढ़ें, वो रोड मैप भी शायद सामने आता हुआ नजर आए। अब तक सरकार अपने एस्टिमेट्स में से ध्यान रखिए हमेशा कंजर्वेटिव रही और आउट परफॉर्म करके दिखाया है, पर कल का इकोनॉमिक सर्वे अब तक एयर टुवर्ड्स कॉशन था। कल का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा रोजी नंबर्स हाईलाइट कर रहा था, ये ध्यान रखते 6.5% जीडीपी का आंकड़ा। इसमें मेरा क्या कहना है कि पहली बार मैंने इसे देखा है कि सरकार जीडीपी प्रोडक्शन कम कर रही है, प्रोजेक्शन 6.5% का उन्होंने दिया, इस साल 7% है, नेक्स्ट ईयर वो मान के चल रहे हैं 6.5। तो अगर सरकार ही मान के चल रही है कि हमारी जीडीपी ग्रो नहीं करेगी जैसे राहुल कह रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्चुअली जो सर्वे है ना वो दोनों चीजें आपके सामने रख रहा है। एक तरफ वो बिग चैलेंज सामने रख रहा है कि हमारी ग्रोथ 6.5% की होगी, दूसरी तरफ वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, तो शायद हमारे लिए कोई ब्लू बर्ड जैसा इवेंट हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये देखिए कॉन्टेक्स्ट में देखिए ना, कल जो IMF के भी प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें आप देखिए मतलब सारी की सारी इकोनॉमीज में इंडिया के चमकेगा। और इवन मैं तो कहता हूँ चलो चाइना से कंपेयर किया, बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया, इवन जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन सब से भी ऊपर हमारा एक, और हम मतलब वो इस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना होगा 6.3 6.5 के नंबर को भी, कि ग्लोबल हालात इतने खराब हैं, जैसा कि हम लगातार हमारे टीजर्स में भी कह रहे हैं कि ग्लोबल मंदी है लेकिन हमारी मार्केट काफी अच्छा कर रही है। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेना है हमको। ये कौन है? निर्मला मैम की गाड़ी जा रही है क्या? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, डायरेक्टर बता भी नहीं रहा। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निकली है घर से भाई, बजट ये क्या, कहाँ जाएंगे अभी? अब सबसे पहले ये कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें बजट अप्रूवल होता है, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति जी गया, फिर पार्लियामेंट। ये तैयारी। अच्छा, एक ब्रेक लूं उससे पहले, क्योंकि इन्होंने बिग बजट नंबर्स हमको बता दिए थे, एक बार दिल्ली जा रहा हूं, बिग बजट थीम क्या है, बजट में कौन सी बड़ी थीम जामा पहनाने की कोशिश हो रही है? लक्ष्मण लगातार रिपोर्ट करते रहे पिछले कई हफ्तों से, फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरवाजे खटखटा रहे हैं, आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, तो बिग बजट नंबर्स हमें पता है, बिग बजट थीम क्या रह सकती है? लक्ष्मण, क्विकली जरा जामा पहना दीजिए, इस बार का बजट रहने क्या वाला है, कहां नजर होगी, क्या बड़ा आइडिया, क्या बड़ा पर्सपेक्टिव रखेंगी मैम? देखिए, जो बजट की तैयारियों के दौरान जो चर्चा हुई उससे साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा लोगों को लुभाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो 2024 के चुनाव से पहले ज़मीन पर दिखने लगे, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और रही बात निवेश के लिए, तो कोई ऐसा कदम शायद सरकार ना उठाए जिससे निवेश को किसी भी मोर्चे पे झटका लगे। ओके, ये है, ये नीरज जी ने याद करा दिए वो बिग बजट नंबर्स, कहां का नजर रखनी है, डिविएशंस आएंगे तो गुरमीत जैसे तमाम एक्सपर्ट्स हमारी मदद करेंगे, डिविएशन कितना पॉजिटिव लेना है, कितना नेगेटिव लेना है, उस मैथ पे कितना भरोसा करना है, और ये बिग बजट आइडिया जो लक्ष्मण ने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार गुरमीत से बातचीत कंटिन्यू, बाकी और एक्सपर्ट जुड़ेंगे। अनुज से जानना है आज का ट्रेड सेटअप, आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, हर्षदा के पास जाना है, हमारी टेक पंचायत में देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बजट पिक्स, उनकी टॉप पिक्स भी लेने का समय है। सारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार।
Victory. Resilience to resurgence. बाद आपका स्वागत है। और एफएम निर्मला सीतारमण हम लोग दिखा रहे थे ब्रेक से पहले कि निकल चुकी है अपने आवास से। और ये देखिए, ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे कुछ देर में पहुंचती हुई नजर आएंगी। हमारी टीम, हमारे कैमराज उनको ट्रैक कर रहे हैं, आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। हम महज 2 घंटा 25 मिनट दूर हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट बजट प्रेजेंटेशन से। सीएनबी से आवाज बजट हेडक्वार्टर्स में एक बार फिर से स्वागत है। और अब जरा सा मार्केट का सेटअप, ग्लोबल संकेत, ये सब डिस्कस कर लिए जाएं। लाइए पहले यूएस का बाजार स्क्रीन्स पर। कल अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा मूव बना, 1 से 1.25% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। और डाउ या वहां के बेंचमार्क्स दिन के हाईज पे जाके बंद होते हुए नजर आए। अहेड ऑफ फेड मीट आउटकम, जोश में थे वहां के मार्केट्स। ये ग्लोबल संकेत एटलीस्ट शुरुआत में तो अच्छा पॉप देने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो? शाम को फेड मीट आउटकम लार्जली बाजार तो 25 बेसिस पॉइंट की तरफ मूव कर गया। साथ साथ हमारा सेटअप कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, दोनों मैं एक साथ निपटा देता हूँ आज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्यू, और ऑब्वियसली बजट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद ये जो फेड का आउटकम आना है वो, और उसमें ये देखिए निर्मला सीतारमण जी वैसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, आज तो इन्हीं का दिन है। तो ये वो कब दिखेगा? वो पोटली और वो उसमें वो तो बंद हो गया ना अभी। नहीं, एम्बलेम आएगा। नहीं, आजकल वो रेड कलर के कपड़े में ले जाती है ना। हाँ, लेकिन अच्छा एटलीस्ट वो जो प्रिंट्स बंद हो गए वो ना, जब निकल के आएंगी तो शायद दिखेगा। हाँ, मुझे उससे बहुत खुशी हुई है कि वो प्रिंट्स जब से बंद हो गए, क्योंकि इतना पेपर वेस्ट, इतना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। चलिए खैर ठीक है। तो ये देखिए ग्लोबल सेटअप, आशीष, सारा मामला है 25 या 50। 2 नंबर याद रख लीजिए, 25 या 50 आज के लिए। 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक तो आना है। 25 आया बड़ी रैली, 50 आया ये जो पूरी रैली आई है ये फिजल आउट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आज फेड की कमेंट्री से ज़्यादा फेड का एक्चुअल आउटकम ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर 25 बेसिस आया तो नैस्डैक में बड़ी रैली होगी। और चीन की जो थीम है वो अभी भी इंटैक्ट है। इस महीने टाटा मोटर्स 15% भागा है, जो हमने लगातार बात भी की है जिसके बारे में। अब आती है मार्केट सेटअप है। मार्केट सेटअप में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा वो जो एफपीओ खत्म हुआ है उसके बाद क्या मूड बन रहा है। पूरा भर गया एफपीओ, अब कैसे भी भरा लेकिन भर गया, तो अब उससे मार्केट को एक राहत मिली। और कल एक शॉर्ट कवरिंग आई, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। हाँ, एक्चुअल इन्वेस्टर क्वालिटी क्या होगी हमको कल पता चलेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे पर अभी भी थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के इन्वेस्टर्स आए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको। यहाँ का जो सेटअप है ना आशीष, वो बहुत बेरिश है। इतना बेरिश सेटअप मैंने नहीं देखा बजट में जाते हुए। एफआईएस की सेलिंग देखिए, लगातार क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई है। और कल की सेलिंग देखिए, और उसके बाद पिछले 3 दिन की सेलिंग देखिए, और लगातार जो इस पूरे महीने सेलिंग आई है वो देखिए। और आपको पूरा का पूरा आंकड़ा अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा मार्केट सेटअप में। और ज़बरदस्त वहाँ पर सेलिंग है। 41,000 करोड़ सेलिंग हुई है। और 82% शॉर्ट्स हैं एफआईएस, 94,000 शॉर्ट्स सिस्टम में। मार्केट पूरा शॉर्ट है। तो अगर अब ये है कि सिर्फ मार्केट शॉर्ट है इसलिए नहीं रैली करेगा, ट्रिगर मिलना चाहिए मार्केट को। वो ट्रिगर क्या होगा? अगर वो एलटीसीजी नहीं आया तो, अगर वो हुआ तो फिर बड़ी रैली आएगी। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर। अच्छा, अगर बड़ी रैली की बात आप कर रहे हो, ये कल हमने मेंशन भी करा था सुबह, एग्जांपल्स भी हाईलाइट करे थे, और कल भी सुबह चर्चा हो रही थी कि कैसी पोजीशन है मार्केट्स। आज बजट के दिन कौन से की लेवल्स, निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखना है? देखिए, मैं जो भी लेवल बोल रहा हूँ, पहली बात ये सारे के सारे लेवल बिफोर बजट है। बजट के बाद इन लेवल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि बजट के बाद मार्केट 300-400 पॉइंट निफ्टी इधर उधर घूम जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे इन दैट केस, या लगाएंगे तो लग भी जाएगा, ये मान के चलिए, लंबा भी रखेंगे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें बजट से पहले। बजट से पहले कैसे अप्रोच करना है ये बता देता हूँ। बजट के बाद कैसे अप्रोच करना है ये हम रिविजिट करेंगे। कल मार्केट ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, हायर हाई और हायर लो बनाया। 4 दिन से मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था। हमने कल सुबह डिस्कस किया था कि लेवल से ज़्यादा जरूरी है हायर हाई और हायर लो बनाना। कल मार्केट ने वो बना दिया। उससे क्या हो गया, प्रीवियस डे का लो अब मेरे लिए सैक्रोसैंक्ट बन गया। वो लो क्या था? बहुत आराम से आपके लिए 17,405। 17,405 अब आपके लिए सैक्रोसैंक्ट है। अगर आप पोजिशनल हैं यहाँ से, वो नहीं टूटना चाहिए। वो अगर बचा तो मार्केट फिर 18,000 की तैयारी करेगा। वो टूटा तो मार्केट 16,800 जाएगा। बहुत सिंपल है मेरे लिए, 17,405 क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में मार्केट कुछ भी कर सकता है क्लोजिंग बेसिस पर। और 200 डे मूविंग एवरेज 17,290, अब वो एक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी पर आइए। बैंक निफ्टी ने एक शॉर्ट कवरिंग लीड की कल बैंक निफ्टी फ्लैट रहा। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट भागा, क्योंकि वो अदानी वाला जो एंगल था उसकी वजह से बैंक निफ्टी जबरदस्ती गिर गया था। मैं तो कहूँगा कि इतना गिरने की जरूरत नहीं थी। 40,000 का एक स्टॉप लॉस है वहाँ पर, बहुत सिंपल।
और प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए 41,000 पर और साइड हट जाइए, बजट आने दीजिए, बजट के बाद फ्रेश कॉल लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के बिहेवियर पर ध्यान रखिए खास तौर से। आईसीआईसीआई बैंक कल क्लोज हुआ एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर और एसबीआई कल बाउंस किया एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से। तो ये 2 लेवल स्टॉक्स हैं जिन पर मेरी थोड़ी सी नजर आएगी। रखिए इन दोनों दिग्गजों को अपने रेडार पे। ये हो गई बढ़िया सा आज का सेटअप, ग्लोबल संकेत, और आज निफ्टी बैंक में कहाँ नजर रखनी है। मयूरेश और राहुल आपको आपकी स्क्रीन पे और स्टूडियोज में जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या की चीज है जो आप नजर रखने वाले हो? सब केपेक्स यही है कि कुछ और बड़ा मुद्दा है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग गुरमीत एंड मॉर्निंग राहुल। तो जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक एंटायर मार्केट फोकस कैपिटल गेन्स को लेके होगा इनिशियली, कि कोई अनाउंसमेंट्स कैपिटल गेन्स को और लेके इसके आती अलावा है कुछ कि बात ही नहीं कर रहा है। डर ही इतना है। और जहाँ तक केपेक्स की बात है आशीष जी, आई थिंक दैट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम भी बजट में देखेंगे जो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर थे, सिग्निफिकेंट पोर्शन एलोकेशन हुआ था डिफेंस की तरफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, इंफ्रा साइड के ऊपर। तो रन तो मिल रहेगा, रन तो बस ये कैपिटल गेन्स वाला कुछ मामला ना। वो मामला आई थिंक एक बहुत बड़ी रिलीफ रहेगी मार्केट्स के लिए। एंड ऑब्वियसली जैसे यूएस मार्केट्स कल रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे 25 आया जैसे अनुज ने कहा, तो मुझे लगता है आई थिंक सोने पे सुहागा। राहुल जी कैसे पोजीशनड और क्या नज़र में कुछ लेना वेना है खुलते बाजार में या नहीं? ये आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो पायलट पे से भरोसा हटाना नहीं है, और दूसरा प्लेन से कूदना नहीं है। टर्बुलेंस आए तो सीट बांध दीजिए और कूदने की कोशिश मत करिए, अपना मास्क पहनिए और उसके बाद दूसरे की हेल्प करिए। सो देखिए, मेरे हिसाब से 4 महीने के एक्सट्रीम पर है एफआई शॉर्ट्स और रिटेल लॉन्ग्स। 1 लाख शॉर्ट हो गया है और 1 लाख रिटेल का लॉन्ग हो गया है। 1,03,000 रिटेल लॉन्ग, 96,000 और एफआई एफआई शॉर्ट। शॉर्ट। हाँ। अब ट्रिगर है 2 बड़े बजट। लास्ट टाइम यहीं से आपने बोला था एक बड़ी रैली आएगी, वो बहुत बड़ी रैली आई थी, मुझे याद है एग्जैक्ट वही लेवल था, 82% और 18% और वो 1 लाख शॉर्ट, और वहां से निफ्टी 16,800 से 18,600 भागा था। मुझे याद है अच्छे से, वो पूरा सीक्वेंस याद है मुझे। थैंक यू। सो इम्पॉर्टेंटली ट्रिगर भी है, एफओएमसी मीट है प्लस बजट है। मेरे हिसाब से मार्केट्स ने बहुत लो एक्सपेक्टेशंस रखे हुए बजट में। आप इंडिया विक्स भी देख लो, आप इंडिविजुअल सेटअप्स देखो, मार्केट में अच्छा खासा शेकआउट हो चुका है। मेरे हिसाब से कुछ भी अगर नेगेटिव नहीं आता है, यानी कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा। मुझे लगता है जब तक, जैसे आपने कहा, 17,410 17,405 टूटता नहीं है, कोई पैनिक नहीं होगा मार्केट के अंदर, और बहुत ही अच्छी संभावना है कि 18,000 18,200 तक की रैली हमें आने वाले 2 से 4 सेशन में देखने को मिले। तो मेरा ध्यान तो यहाँ पर बुलिश है। मेरे हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ओके, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। चलिए अब देखते हैं भाई, एक ही चीज ढूंढनी है, कैपिटल गेन्स को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं भाई। हर्षदा के पास चला जाए, बिल्कुल, जरा बाकी टेक पंचायत में सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कुछ बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग हो जाए। बिल्कुल। हर्षदा, शुक्रिया आशीष। जी हाँ, सब लोग तैयार है। गावा साहब बताइए, आज का टॉप कॉल प्री बजट क्या रहेगा? और आज का टॉप कॉल मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि हेवल्स इंडिया, इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, बेस बना हुआ है, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1182 पर हेवल्स इंडिया, एक अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट होगा 1200 1210 तक, स्टॉप होगा 1175 हेवल्स इंडिया। ओके, तो 1200 1210 तक हेवल्स पर एक बाय कॉल आता हुआ। सचिदानंद, आपने क्या चुना है आज सुबह के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे लग रहा है यहाँ पर पिरामिड एंटरप्राइज पे ध्यान देना है। लगभग 7 हफ्ते की कंसोलिडेशन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था कल के सत्र में, अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। एंड कहीं जाकर जिस तरीके से पॉजिटिव क्रॉसओवर है अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी स्क्वीज यहाँ पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। सो लगभग 900 920 के आसपास के स्विंग्स में फर्स्ट हाफ में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट पॉजिटिव रह जाता है तो लगभग 840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स अग्रेसिवली ऐड करने की सलाह होगी। 900 920 एक आइडियल जोन होगा जहाँ पर आपको मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स आ चुके हैं, 900 920 के आसपास आए तो मुनाफे बांधने की तैयारी कीजिएगा। इनफैक्ट आप सबको पहले मुझे कहना चाहिए था कि वेलकम टू द स्टूडियो एंड मानस, वेलकम टू मुंबई। बताइए, लखनऊ की तुलना में यहाँ का तो गर्मी तो नहीं लग रही आपको? नहीं एसी बढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं गर्मी लग रही है, और बहुत अच्छा क्लाइमेट लग रहा है, क्योंकि काफ़ी पेनफुल ठंडक थी इस बार लखनऊ में, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है क्लाइमेट यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
देखिए M&M पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि M&M में अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मेरे ख्याल से 1350 1360 की रेंज में थे, M&M ने उसको ब्रीच किया है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 1349 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1430 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये भी देखिए एक तेजी वाला ही ट्रेड अनडाउटेडली M&M रेडार पर तो वैसे भी रहेगा। अगर रूरल पुश और आता है या फिर ऑटो सेक्टर के लिए कुछ और बड़ी सौगात आती है। राजेश पालविया, बताइए आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का कॉल रहेगा फर्टिलाइज़र स्पेस से। हमने देखा कि कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना फर्टिलाइज़र स्पेस में, और सारे फर्टिलाइज़र स्पेस में सारे फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। उसमें चंबल फर्टिलाइज़र हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। कल के सेशन में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक अब वापस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। कल के सेशन में देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। जिस तरीके के सेटअप है चंबल के, हमें लगता है 325 तक के अपसाइड के टारगेट चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। 302 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये भी देखिए एक तेजी वाला ही ट्रेड। तो जिस्ट आपके सामने है, तेजी वाले कॉल्स, और ऑटो से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल की तरफ भी पीएल के साथ फोकस आया। और गाबा साहब ने हेवल्स दिया। आशीष, थीम वही है, कैपेक्स पुश वाली, कंजम्पशन थीम वाली। केपेक्स पुश, कंजम्पशन, उससे जुड़े स्टॉक्स रेडार पे। बाजार में कहा जाता है आपको टाइम करना आना चाहिए, हालांकि मुश्किल काम है उसमें, तो उसके लिए नहीं। मानस ने पूरे एफपीओ के समय छुट्टी मार ली। हाँ। आज जब सब कह रहे हैं दिन ऐसा है कि जब तेजी आएगी मानस लौट आए। हाँ, नहीं वो ऐसी टाइमिंग करनी नहीं टाइमिंग। अच्छा, एक्चुअली पता है ये एक्चुअली मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है कि टाइम इन द मार्केट इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मैं कहता हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मतलब आप कैनरा बैंक जिसने 2004 में लिया था उससे पूछिए, और कैनरा बैंक जिसने लास्ट ईयर लिया था उससे पूछिए कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अगर आपने आईपीओ में लिया था जैसे गुरमीत खां में हामिल आ रहे हैं, या अगर आपने लास्ट ईयर लिया था, टाइमिंग मैटर करती है। ये मतलब ये एक और अब वो वाली बाय एंड होल्ड वाली मार्केट नहीं है कि लेजीनेस जो होती है ना कि बस आपने लेके छोड़ दिया, वो वाली मार्केट नहीं है। हाँ, ये मानस से सीखेंगे हम लोग कैसे छुट्टी प्लान करनी चाहिए। लेकिन अब दिल्ली चलने का समय, अब जानना है कि अब क्या क्या की थीम से हम लोग मेंशन कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों से। टैक्स पे नजर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे नजर, इंफ्रा स्पेंड्स पे, रेलवे पे एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने पर, और इस समय एग्री और रूरल डिस्ट्रेस को एड्रेस करने की कोशिश। लाइए भाई, दिल्ली की पूरी टीम, रिपोर्टर्स सब रेडी आपके लिए। सबसे पहले लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। लक्ष्मण, दो तरह के टैक्स, एक हम सब सुनना चाहते हैं, एक हम सब कोई नहीं सुनना चाहता। वो जो सुनना चाहते हैं उसमें कुछ मेरे लिए आने वाला है क्या? आना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि पूरी कोशिश इस बात की है कि नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत दी जाए, क्योंकि पिछले कई बजट में ये राहत उम्मीद पे थी, लेकिन राहत उम्मीद पूरी हुई नहीं। तो हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले, लेकिन उसमें भी कई सारी शर्तें हो सकती हैं, और नई टैक्स रेजिम जो है उसमें सरकार आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव करे, और उसके टैक्स की दरों को कम करे, उसमें नए टैक्स स्लैब को जोड़े, उसमें एग्जम्पशन को बढ़ाए। इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी आप न्यू टैक्स रेजिम जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा दिखे। दूसरा, जो नहीं सुनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है, और उसमें जो बदलाव किया जाएगा हो सकता है वो बदलाव नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो, उसकी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की जाए। हालांकि फाइन प्रिंट्स में अगर कुछ निकलता है नकारात्मक तो देखने वाली बात होगी। एक और टैक्स संक्षिप्त में बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए सरकार जो है कई सारी चीज़ों पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर घटा सकती है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, चलिए ठीक है लक्ष्मण जी, और आपके पास आएंगे वापस। और अब चलते हैं असीम के पास। और असीम नॉर्थ ब्लॉक से मौजूद है हमारे साथ। बताइए कि किसानों और एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वित्त मंत्री अभी बाहर आने ही वाली है थोड़ी देर के अंदर, और आप देख पाएंगे उनको फोटो ऑपर्चुनिटी होता हुआ। उसके बाद वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। और खासतौर पे अगर आपने टैक्स की बात की तो मैं बता दूं कि इस बार हो सकता है कि किसानों के लिए काफ़ी कुछ निकल करके आए, क्योंकि काम राज्य अभी 9 राज्यों के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और खासतौर पर 2024 में फिर से चुनाव है, तो उसके लिए किसानों के ऊपर ज़्यादा सरकार का इस बार फोकस आपको देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश किए जाने की ज़रूरत है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना
शुरू हुआ है, ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है, 9% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अभी इस ग्रोथ को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए और फिर किसानों के लिए जो स्कीम है उसके अंदर 2,000 रुपये बढ़ सकते हैं। और खासतौर पर अगर बात करूँ मैं टैक्स जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए, उनके लिए भी टैक्स इंसेंटिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वित्त मंत्री थोड़ी देर में अपना वही खाता लेकर के यहीं से बाहर आएंगी, फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, उसका राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहाँ से उनसे एक परमिशन लेंगे और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक, उसके बाद सीधे पार्लियामेंट जाएंगी, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सारा एक्शन यहीं पर चल रहा है। सारा एक्शन यहीं पे। कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री साहिबा वित्त मंत्रालय से बाहर निकलेंगी फोटो ऑप के लिए। वो ट्रेडिशनल फोटो नजर आएगी आपको बही खाते के साथ, इंतजार है उन फोटोज का। लेकिन मैं जा रहा हूं आलोक के पास। विपक्ष अगर घेर सकता है या घेरता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर सरकार को आमतौर पे, तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कुछ इश्यूज भी रहे थे, लेकिन आलोक क्या लग रहा है इस बार रोजगार के लिए कुछ स्पेसिफिक थ्रस्ट देने की तैयारी होगी? हर बजट में होती है, इस बार क्या तैयारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए रोजगार को लेकर जो सरकार का बड़ा जो इकताव है वो है PLI स्कीम। PLI स्कीम से प्राइवेट इंडस्ट्री और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देने की बात की जाएगी, विदेशी निवेश लाने की बात की जाएगी। तो जाहिर सी बात है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है करीब 35,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम के लिए अलोकेट हो सकते हैं। खासतौर से अगर देखें तो फार्मा, IT, हार्डवेयर और इसके अलावा साइकिल, खिलौने, लेदर जैसी जो इंडस्ट्री है, MSMEs हैं, वहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव दिया जा सकता है। इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने की बात की जा सकती है ताकि उनको और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका मिले, कैपेक्स करने का मौका मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पे करेगी ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो वो ज़्यादा हो, ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इसके लिए सरकार कोशिश करेगी कि जो एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान किया जा सकता है इस बार बजट में, करीब अगर बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए इसको भी मिल सकते हैं। और कोशिश यही चल रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में अलग अलग जगहों पर लोग आत्मनिर्भर बने एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। और जो हर जिले में इस तरह के एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे ताकि लोग खेती से जो लोग हैं या छोटे छोटे जो MSME हैं वो वहीं से सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाएं और आत्मनिर्भर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उससे हो। स्टार्टअप, फिनटेक्स, MSME में खासतौर से सरकार आसान कर्ज देने के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसके तहत ज़्यादा एलोकेशन कर सकती है। तो ये तमाम कोशिशें हो सकती हैं कि जहाँ पे जो लेबर इंसेंटिव एरिया है वहाँ पर फोकस हो सरकार का, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी बड़े पैमाने पर जनरेट हो सके। और ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में जिस तरह से ले-ऑफ्स चल रहे हैं उसका असर कहीं न कहीं भारत। बिल्कुल आलोक, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। अच्छा, नाश्ता आ गया ऑफिस में हमारे और हमको सबको मिला सैंडविच। गुरमीत ने बोला हमको छोले भटूरे चाहिए तो अरेंज किया जा रहा है। तो चलिए खैर, अब रोहन के पास चलते हैं और जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मिल सकता है। रोहन, गुड मॉर्निंग। रोहन, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। अच्छा, दीपाली के पास चलते हैं और रोहन के पास वापस आएंगे। दीपाली, रेलवेज के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेलवे के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने घर से निकलते वक्त दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसमें समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो या फिर किसान हो या फिर देश के युवा हो, सबको ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है। अगर रेलवे की बात करें तो मुख्य तौर पर एलोकेशन तो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा ही, साथ ही साथ किस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए या जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरह से मजबूत किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान वित्त मंत्री अपने बजट में रखने वाली है। अगर पैसेंजर्स के हिसाब से देखें, क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न हमेशा से ही रहा है, उसको दूर करने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि जो एलोकेशन है वो भी सेगमेंट के लिए अक्सर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और यही ट्रेंड इस बजट में भी देखने को मिलेगा। 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस बजट में हो सकते हैं। पहला, वंदे भारत ट्रेन को लेकर अभी बात करें तो करीब 8 वंदे भारत देश भर में चलाई गई
गई हैं, लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट होगा वो अपग्रेडेड वंदे भारत ट्रेन के लिए होगा, जिसमें स्लीपर फैसिलिटी को भी ऐड ऑन किया गया पैसेंजर की कंफर्ट के लिए। दूसरा अनाउंसमेंट ट्रेनों के हिसाब से हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर हो सकता है। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है करीब 30 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कर सकती है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, क्लीन फ्यूल को लगातार मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है हर एक सेक्टर में, और रेलवे भी इसमें अब तो रेलवे पे एक बढ़िया थ्रस्ट होगा। इंफ्रा पे 7.5 लाख करोड़ का आवंटन हुआ था, पिछला बजट एस्टिमेट था जो 26-27% का ईयर ऑन ईयर जंप था, और इंफ्रा पे भी इस बार कहा जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ फिर से ऐलान शायद इस बजट में किया जाए। और उसमें रेलवे में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे एग्रेसिव मिनिस्ट्री चैनलाइज कर रही है, फंड्स को मोबिलाइज कर रही है, और जो 100% लोकेशन से कहा जा रहा है ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो उस लिमिट्स को ब्रीच कर चुके हैं। खैर, बजट पे ऐसे ही बातचीत, एक्सपर्ट्स से बातचीत, बढ़िया स्टॉक पिकिंग, सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। इस समय एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे, और शायद तब तक प्री ओपन सेशन की शुरुआत हो रही होगी, तो उसकी तैयारी। Budget 2023, Resilience to Resurgence.